हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। फिल्म शमशेरा की कहानी उस कालखंड की है जिस कालखंड पर एक कमजोर सी फिल्म यशराज ने ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के नाम से बनाई थी। उस फिल्म के बाद से आमिर खान की अब तक कोई नई फिल्म नहीं आई है और अमिताभ बच्चन का बॉक्स ऑफिस पर कितना आकर्षण बचा है, ये बात आप चेहरे, झुंड और रनवे 34 जैसी फिल्मों के नतीजों से समझ सकते हैं। खोखले शोध के आधार पर रची हुई, ऊपर से रंगी बिरंगी दिखने वाली इस कहानियों की दुनिया दरअसल बहुत नकली होती है। रणबीर कपूर की बड़े पर्दे पर 4 साल बाद वापसी की फिल्म शमशेरा का भी यही सबसे बड़ी खामी है। यहाँ तो पूरी फिल्म बस 2 ठिकानों में ही इसके निर्देशक ने निपटा दी है। पता ही नहीं चलता तब दुनिया में कुछ और भी होता था या नहीं। यशराज फिल्म के लिए उसका गोल्डन जुबली ईयर कुछ ठीक नहीं रहा और उनकी इस साल की आखिरी रिलीज शमशेरा का भी बॉक्स ऑफिस पर सफर काफ़ी कठिन लग रहा है। तो आइए दोस्तों, आज बात करते हैं फिल्म शमशेरा की। वेलकम टू रिवोलॉजी। फिल्म की कहानी का कालखंड 1871 से लेकर 1896 के बीच का है। नीची जाति और ऊंची जातियों के संघर्ष को उभारने की कोशिश में फिल्म का प्रस्थान बिंदु गड़बड़ाता है। फिल्म उन तमाम फिल्मकारों के लिए भी एक सबक है जो दक्षिण मुंबई के आबो हवा में पलने बढ़ने के बाद फिल्में उन दर्शकों के लिए बनाते हैं जिनकी दैनिक जीवन शैली से उनका दूर दूर तक कभी वास्ता नहीं पड़ा। ये कहानी है कर्म से डकैत और धर्म से आज़ाद का नारा गढ़ने वाले शमशेरा की। राजपूताना से उत्तर भारत खदेड़ी गई जनजाति खमेरन का सरदार शमशेरा अंग्रेजों की चाल में फंसता है और अपने पूरे कबीले को काजा में कैद करा देता है। वहां से निकलने की कोशिश में वो मारा जाता है। उसका बेटा बल्ली भगोड़ी की औलाद के तमगे के साथ खुद एक दिन अंग्रेजों के पलटन में अफसर बनने का सपना देखने लगता है, लेकिन जब उसे सच्चाई का पता चलता है तो पानी के नीचे बनी उस सुरंग से भी भाग निकलने में कामयाब होता है जिसे उसके पिता नहीं खोज पाए थे। वो अपने पिता के पुराने साथी और कुछ नए साथियों को जुटाता है। अपने कबीले की आज़ादी के लिए सोना जुटाने निकले बल्ली को लोग शमशेरा ही समझते हैं और वो भी अपना नाम दीवारों पर शमशेरा ही लिखवाने लगता है। फिल्म शमशेरा की कहानी का दूसरा केंद्र बिंदु है दरोगा शुद्ध सिंह। वो पर्दे पर आता है तो हैरी पॉटर सीरीज की फिल्मों सी आवाज़ें उसके बैकग्राउंड में सुनाई देती है। कहानी 1871 से लेकर 1896 तक चली आती है, लेकिन ये ऐसा दरोगा है जिसकी बीते 25 साल में तरक्की तक नहीं होती। पुराने शमशेरा को ख़त्म करने में अहम भूमिका निभाने वाले शुद्ध सिंह को गुमान है कि वो नए शमशेरा को भी पकड़ लेगा, लेकिन जब उसका गुमान टूटता है तो अंग्रेज अफसर फ्रेडियन को मौके पर भेजा जाता है। उसके बाद कहानी लंबी खींचती है, पटकथा हाँपने लगती है, संवाद खुद को दोहराने लगते हैं और पूरी फिल्म एक ऐसा तमाशा बनकर रह जाती है जो दर्शकों के पैसे वसूल कराने में कमज़ोर पड़ती जाती है। निर्देशक करण मल्होत्रा ने फिल्म की पटकथा अपनी पत्नी एकता के साथ मिलकर लिखी है। इसे लिखते समय करण और एकता ने फिल्म के मुख्य किरदारों के आसपास का जो वातावरण रचने की तरफ बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया। नगीना और काजा के अलावा भी उस वक्त दुनिया में कुछ और था, इसका पता पूरी फिल्म में नहीं चलता। पीयूष मिश्रा के लिखे संवाद उस वक्त का असर पैदा नहीं कर पाते जब देश में खड़ी बोली का प्रचार प्रसार शुरू ही हुआ था। अवधी और ब्रज बोलने वाला फिल्म में एक भी किरदार नहीं है जो उत्तर भारत की उन दोनों की अहम बोलियां थी। सौरभ शुक्ला के किरदार के जरिए उस वक्त की प्रचलित संवाद शैली को पीयूष मिश्रा बस छूकर निकल गए हैं। फिल्म शमशेरा का निर्देशन भी औसत से कमतर दर्जे का है। फिल्म सिटी में इसका सेट कई 3000 कारीगरों ने मिलकर 2 महीने में तैयार किया था, लेकिन फिल्म का सेट ही दिखता रहे तो इस बनाने का मकसद नहीं रहता। एक प्रोजेक्ट की तरह पूरी हुई फिल्म शमशेरा में सिनेमा कहीं नहीं है। ये कैमरे पर शूट किया गया एक ऐसा तमाशा है जो पूरी तरह नकली लगता है, ठीक ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की तरह। फिल्म में भव्यता बहुत है लेकिन इसकी आत्मा खोई रहती है। अनेक गोस्वामी ने फिल्म को क्रोमा पृष्ठभूमि में बड़ी चतुराई से शूट किया है, लेकिन फिल्म के गानों में उनकी कमजोरी पकड़ में आती है। शिव कुमार पेनिकर ने फिल्म की एडिटिंग पूरी तरह से हथियार डालकर की है।
इतनी लंबी फिल्म इस कहानी पर नहीं होनी चाहिए थी। और अब बात फिल्म के कलाकारों की। रणबीर कपूर ने अपनी हर फिल्म की तरह यहाँ भी अपने दोनों किरदारों में जान डालने की पूरी कोशिश की है, और वही इस फिल्म के देखने की पहली वजह भी है। लेकिन जैसा कि उनके पिता ऋषि कपूर ने उन्हें समझाया था कि धोती वाले फिल्मों से दूरी रहना, लेकिन वो समझ रणबीर कपूर ने यहाँ पर नहीं दिखाई दी। एक असहाय पति के रूप में वो प्रभाव डालने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन एक नकारा बेटे और एक नाचने वाली प्रेमी के रूप में उनका अभिनय के अक्स ठीक से उभर कर नहीं आते। बेटे की जन्म के समय बल्ली को अपनी जान बचाने के लिए छुपे रहना उनके किरदार को कमजोर करता है। फिल्म में उन पर हर सीन में भारी पड़े हैं शुद्ध सिंह किरदार के रूप में संजय दत्त। संजय दत्त मौजूदा दौर में वो बेहतरीन खलनायक के तौर पर फिल्म दर फिल्म मजबूत होते जा रहे हैं। फिल्म के बाकी कलाकारों में वानी कपूर से बेहतर अभिनय इरावती हर्षे का है। सौरभ शुक्ला और उदित राय को यूं ही लगता है कि बस फ्रेम मजबूत करने के लिए रख लिया गया है। एक विशेष कालखंड में बनी फिल्मों को पर्दे पर असर पैदा करने के लिए सबसे अहम काम फिल्म के म्यूजिक का है, लेकिन यहाँ मिथुन ने अपने गानों में ऐसा कुछ करने की कोशिश की हो ऐसा लगता नहीं है। उनका पूरा म्यूजिक बिल्कुल आधुनिक है। इसमें कहीं से भी 19वीं सदी का संगीत झलकता तक नहीं है। फिल्म के गाने बेदम हैं, इसका बैकग्राउंड सिर्फ शोर करता है। फिल्म समीक्षरा से उम्मीद थी कि ये फिल्म दर्शकों को 150 साल पीछे के कालखंड को महसूस कराने का एक अच्छा मौका देंगी, रणबीर कपूर की काबिलियत को अच्छे से पर्दे पर उकरेंगी। लेकिन फिल्म पटकथा, निर्देशन, सिनेमाटोग्राफी, म्यूजिक, एडिटिंग हर विभाग में चूकती है। अगर आप रणबीर कपूर के बहुत कट्टर फैन हैं तो ये फिल्म टाइम पास के लिए आप देखने की हिम्मत जुटा सकते हैं। बाकी दर्शकों के लिए फिल्म काफ़ी महंगी साबित हो सकती है। तो दोस्तों, मैं इस फिल्म को देता हूँ 5 में से सिर्फ 2 स्टार। दोस्तों, जाने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमें हमारा पेज फॉलो करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।